नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। और उसके अंदर हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पाइनस में फीमेल कौन, गुरु बीजाणु पर्ण, उसकी संरचना और गुरु बीजाणु पर्ण की जो आकृतिक प्रकृति थी या जो बीजांडदर शल्क था उसकी आकृतिक प्रकृति के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो जितने भी मत दिए गए थे उनकी स्टडी की थी। और साथ में ही हमने जो बीजांड था, पाइनस में बीजांड की संरचना को भी हमने स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर गैमेटोफाइट जनरेशन या युग्मकोद्भिद प्रावस्था। और हम सभी को पता है कि जो पाइनस जो प्लांट होता है वह कैसा प्लांट है, एक हेटेरोसियस प्लांट है। हेटेरोसियस का मतलब होता है विषम बीजाण्विक पौधा। और विषम बीजाण्विक का मतलब क्या होता है, वह प्लांट जिसके ऊपर लघु बीजाणु भी बने और गुरु बीजाणु भी बने, उसे क्या कहेंगे हम, हेटेरोसियस या विषम बीजाण्विक पौधा कहेंगे। और लघु तथा गुरु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण तो होता है मेल कोन के अंदर। मेल कोन के अंदर भी कौन होता है, माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण, उसके अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। और फीमेल कोन के अंदर जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, उन गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर जो बीजांड होता है उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु होता है। और लघु बीजाणु से आगे जाकर किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो आज हम नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है ये आज हम स्टडी करेंगे। उसी प्रकार जो यहाँ पर गुरु बीजाणु बनेगा पाइनस के प्लांट के ऊपर, उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। उसका विकास भी हम अगले लेक्चर के दौरान देखेंगे। तो हमें जो हमारा जो ओवरऑल टॉपिक होगा वह क्या होगा, गैमेटोफाइट स्टेज या युग्मकोद्भिद प्रावस्था। युग्मकोद्भिद प्रावस्था के अंदर हम क्या देखेंगे, पाइनस में नर युग्मकोद्भिद का विकास। और पाइनस कैसा प्लांट है, हेटेरोसियस प्लांट से, जिसमें दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। एक तो लघु बीजाणु जिनका निर्माण कहाँ पर होगा, लघु बीजाणु पर्ण में, लघु बीजाणु दानी में होगा। और लघु बीजाणु दानियाँ कहाँ पर होगी, लघु बीजाणु पर्ण में होगी। और लघु बीजाणु पर्ण से मिलकर मेल कोन का या नर शंकु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु दानी के अंदर जो लघु बीजाणु होंगे वह भी कौन से, फंक युक्त। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पाइनस में कौन से लघु बीजाणु बनते हैं, फंक युक्त या विंग लाइक लघु बीजाणु बनते हैं। और ये लघु बीजाणु ही अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इसका आज हम विकास देखेंगे या इनका जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। और हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जो पाइनस होता है वह कैसा प्लांट होता है, मोनोसियस होता है। और मोनोसियस का मतलब क्या होता है, उभयलिंगाशयी। उभयलिंगाशयी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मेल कोन और जो फीमेल कोन बनेंगे या जो लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु बनेंगे वह केवल एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे। जबकि जो साइकस था या जिम्नोस्पर्म के जो अन्य मेंबर थे वहाँ पर लघु बीजाणु मेल प्लांट के ऊपर बन रहे थे और जो गुरु बीजाणु थे वह फीमेल प्लांट के ऊपर बन रहे थे। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दोनों ही प्रकार के बीजाणु एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का विकास। तो इसे हम डायग्रामेटिक रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम मेल गैमेटोफाइट के विकास को देखें तो ये क्या है, हमारा एक फंक युक्त लघु बीजाणु है। अब इस लघु बीजाणु में डिवीजन के द्वारा ही किसका निर्माण होगा, फाइनली जाके मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे
वह कहाँ पर बनते हैं, वह प्लांट बॉडी की संरचना के अंदर ही बनते हैं। जैसे मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वह कहाँ पर होता है, थोड़ा बहुत तो कहाँ पर होगा, जब ये लघु बीजाणु दानी के अंदर ही होंगे तब इनका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो वहाँ होगा। फिर ये परागित हो जाएंगे वायु के माध्यम से और बीजांड के पोलन चैम्बर में चले जाएंगे और आगे का विकास वहाँ पर संपन्न होगा। तो उसी से ही ये पोषण लेने का कार्य करते हैं तथा काफ़ी छोटी संरचनाएं होती है। मतलब जो यहाँ पर जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वह कैसी है, एक परजीवी प्रकृति की गेमेटोफाइट जनरेशन है। वैसे ही बीजांड के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है वह बीजांड का जो बीजांड काय होता है उसी से ही पोषण लेने का कार्य करता है और वह भी काफ़ी छोटी या सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो कि कैसी होती है, परजीवी नेचर की होती है। जबकि हमने जो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स पढ़े थे वहाँ पर हमने जो नर युग्मकोद्भिद था वह एक प्रोथेलस लाइक संरचना बनाई थी। जैसे मेल प्लांट के ऊपर जो लघु बीजाणु बनते हैं वह अंकुरित होकर बाहर की ओर अंकुरित होंगे जमीन के ऊपर और किसका निर्माण कर देंगे, छोटी छोटी या पत्ती लाइक संरचना या प्रोथेलस का निर्माण कर देंगे जो कि कैसा होता है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण करना होता है, मतलब स्वपोषी होता है। जबकि यहाँ पर जो संरचनाएं बनेगी वह कैसी होगी, परजीवी नेचर की होगी। अब हम देखते हैं कि जो यह लघु बीजाणु है इससे फाइनली जो यहाँ पर जो मेल गेमेटोफाइट बन रहा है वो भी कैसा है, प्राग नलिका युक्त। इसका निर्माण किस प्रकार संपन्न होता है, तो इसके निर्माण करने के लिए हमें 2 स्टेप से गुजरना होगा। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो लघु बीजाणु है इसका विकास 2 प्रकार या 2 जगहों पर जाकर संपन्न होता है। एक तो जब यह लघु बीजाणु दानी के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है तभी इसका आंशिक विकास होगा। फिर आंशिक विकास होने के पश्चात यह परागित हो जाएगा और परागित होकर बीजांड के पोलन चैम्बर में चला जाएगा और आगे का या जो शेष विकास होता है वह बीजांड के पोलन चैम्बर या परागकोष्ठ में ही संपन्न होता है। तो हम इसमें डिवीजन कराते हैं। तो यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु है इसमें क्या है, केवल एक केंद्रक है। सर्वप्रथम जो लघु बीजाणु का जो ये केंद्रक होता है इसमें एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण क्या बनेगी, एक तो यहाँ पर छोटी प्रोथेलियल सेल बनेगी और बड़ी लार्ज सेल बनेगी जिसे एपिकल सेल भी कहा जाता है। छोटी तो क्या बनेगी, प्रोथेलियल सेल बनेगी जिसे फर्स्ट प्रोथेलियल सेल या पीसी फर्स्ट सेल या प्रथम प्रोथेलियल सेल कहा जाता है, जो कि कैसी होती है, एक लेंटिकुलर या लेंस शेप होती है। और एक बड़ी किसका निर्माण होगा, यहाँ पर नीचे एक लार्ज सेल या एपिकल सेल का निर्माण होगा। फिर जो यहाँ पर जो ये प्रोथेलियल सेल है ये इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होगा, बाकी के जितने भी जो विभाजन होंगे वह किसके अंदर होंगे, लार्ज सेल के अंदर होंगे। अब जो ये लार्ज सेल या एपिकल सेल है इसमें वापस से एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण ऊपर की ओर तो क्या बनेगी, एक छोटी सेकंड प्रोथेलियल सेल बनेगी या द्वितीय प्रोथेलियल कोशिका बनेगी और नीचे की ओर बड़ी के कौन सी सेल बनेगी, एंथ्रीडियल सेल बनेगी। अब जो पीसी सेकंड सेल है और पीसी फर्स्ट सेल है इनमें कोई डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होगी और फाइनली यह जाकर अपासित हो जाएगी कुछ समय पश्चात। फिर यह जो एंथ्रीडियल सेल है या जो पुंदानी कोशिका है इसमें फिर वापस से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण एक तो बनती है जनरेटिव सेल और दूसरी बनती है ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल किसके संपर्क में रहेगी, सेकंड प्रोथेलियल सेल के संपर्क में रहेगी। अब यो जी यहाँ से यहाँ तक का जो विकास हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है जब यह लघु बीजाणु दानी के अंदर ही स्थित होता है, यहाँ तक का विकास उसी में ही होता है। फिर यहाँ के पश्चात ये लघु बीजाणु जब परिपक्व हो जाता है या जो डेवलपिंग मेल गेमेटोफाइट हैं ये यहाँ से क्या हो जाएगा, परागित हो जाएगा। और परागण के दौरान क्या किया जाएगा, बीजांड के द्वारा जब बीजांड की जो एक सेल परिपक्व होती है उस दौरान जो बीजांड का जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार होता है वह एक पोलन ड्रॉप को स्त्रवित करने का कार्य करता है
जैसे ये बीजांड है, बीजांड का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का, ये क्या है, माइक्रोपाइल है। जब इस बीजांड के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो एग सेल होती है, जब ये परिपक्व हो जाती है तो बीजांड के द्वारा यहाँ पर एक पोलन ड्रॉप स्रावित की जाती है, और इस पोलन ड्रॉप से आकर्षित होकर जो ये डेवलपिंग मेल गेमेटोफाइट है, या जो ये लघु बीजाणु है, या जो ये परागकण है, वह इससे आकर्षित होकर इससे चिपक जाएगा और पोलन ड्रॉप को बीजांड के अंदर वापस खींच लिया जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर जो परागकण या लघु बीजाणु चिपकेंगे वह बीजांड के पोलन चैम्बर में चले जाएंगे, और लगभग 11 महीने तक ये जो लघु बीजाणु हैं ये यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब 11 महीने तक कोई डिवीजन नहीं होगा, ऐसे ही यह पड़े रहेंगे। फिर जैसे ही बसंत ऋतु आएगी इनमें वापस से डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आगे का विकास किसमें होगा, यहाँ पर पोलन चैम्बर में ही होगा, क्योंकि लघु बीजाणु कहाँ पर आ चुके हैं, पोलन चैम्बर के अंदर आ चुके हैं। पोलन चैम्बर के अंदर आने के पश्चात यहाँ पर जो जनरेटिव सेल बनी है, अब ये जो प्रोथेलियल फर्स्ट सेल है, सेकंड प्रोथेलियल सेल है, ट्यूब सेल है, इनमें कोई विभाजन नहीं होगा। आगे का विभाजन किसमें होगा, जनरेटिव सेल में होगा। जनरेटिव सेल विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, एक तो स्टाल्क सेल का निर्माण करेगी, एक बॉडी सेल का निर्माण करेगी। और इसी दौरान क्या होता है, जो इसकी लघु बीजाणु की जो एक्जाइन भित्ति होती है वह फट जाती है, जिसके कारण जो एंटाइन भित्ति है वह एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आती है, और पराग नलिका में के शीर्ष भाग पर यहाँ पर क्या स्थापित हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियाई या ट्यूब सेल का जो केंद्रक होता है वह पराग नलिका के शीर्ष भाग पर आ जाता है। और उसी समय यहाँ पर जो ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है, सेकंड प्रोथेलियल सेल है, यह भी धीरे धीरे अपहासित होती रहती है और बाकी की कोशिकाओं को पोषण देती रहती हैं। अब जनरेटिव सेल ने विभाजित होकर किसका निर्माण कर दिया, यहाँ पर स्टाल्क सेल का निर्माण कर दिया और बॉडी सेल का निर्माण कर दिया। यहाँ पर जो स्टाल्क सेल बनी है ये किसके कांटेक्ट में रहेगी, ये सेकंड प्रोथेलियल सेल के कांटेक्ट में रहेगी, क्योंकि इसी से किसका निर्माण हुआ, एक तो स्टाल्क का और एक बॉडी का। स्टाल्क सेल किसके कांटेक्ट में रहेगी, प्रोथेलियल सेकंड प्रोथेलियल सेल के कांटेक्ट में रहेगी, और बॉडी सेल इसके नीचे की ओर रहेगी। और इसके नीचे क्या है, ट्यूब सेल है। इसे ट्यूब सेल भी यहाँ पर अपहासित हो जाती है, केवल इसका जो केंद्रक होता है वह पराग नलिका के शीर्ष भाग की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब आगे जाकर क्या होगा, जो ये स्टाल्क सेल है इसमें तो कोई विभाजन नहीं होगा, परंतु जो यहाँ पर जो ये बॉडी सेल है यह विभाजित होकर दो समान आकृति के, एक तो समान आकृति समान आकार के और कैसे होंगे, वह अचल होंगे, नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। दो समान आकृति के अचल नर युग्मकों का निर्माण होगा, क्योंकि इनमें सीलिया या फ्लैजिला जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती, तो ये कैसे हैं, अचल प्रकृति के नर युग्मक हैं। किसके द्वारा हो रहा है इनका निर्माण, बॉडी सेल के द्वारा हो रहा है। और जो यहाँ पर जो ये नर युग्मक बनेंगे वह ट्यूब न्यूक्लियाई के पीछे पीछे गति करते रहते हैं, और बाकी की यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं, जैसे फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है, सेकंड प्रोथेलियल सेल है, ट्यूब सेल है, ये सब अपहासित अवस्था में आ जाती हैं। और पराग नलिका के द्वारा जो ये नर युग्मक हैं ये स्त्रीधानी की ओर स्त्रीधानी तक पहुँचाए जाते हैं, जहाँ पर ये फीमेल गैमेट या एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण करने का कार्य करते हैं। दोनों में से एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और किसका निर्माण कर देगा, जाइगोट का निर्माण कर देगा। और एक पॉइंट और है यहाँ पर जो ये पराग नलिका बनेगी, यह पराग नलिका क्या कार्य करती है, केवल शुक्राणुओं के वाहक का कार्य करती है, शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है। क्योंकि इनके पास सीलिया या फ्लैजिला जैसी संरचनाएं नहीं है, तो पराग नलिकाओं तो नर युग्मकों को कौन ले जाएगा, पराग नलिका ही ले जाएगी। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें या पाइनस है उसमें साइफनोगैमी प्रकार का निषेचन पाया जाता है।
तो ये, और यहाँ पर जो ये पराग नलिका बन रही है ये शाखित प्रकृति की भी हो सकती है और अशाखित प्रकृति की भी हो सकती है। तो ये था पाइडस में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो दोबारा से समझ लेना एक बार, पाइडस में जो मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका किसे कहेंगे? लघु बीजाणु को कहेंगे, क्योंकि लघु बीजाणु में ही बार बार विभाजन होकर या इसमें अंकुरण के द्वारा ही क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि कैसा होगा? परजीवी नेचर का होगा, क्योंकि पोषण के लिए प्लांट बॉडी के ऊपर ही यह निर्भर करता है। अब जो यहाँ पर जो लघु बीजाणु है वह कैसा है? विंग लाइक संरचना युक्त है या पंख युक्त है। इसमें एक तो एक्जाइन पाई जाती है, एक इंटाइन पाई जाती है और दो विंग्स यहाँ पर निकले हुए रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? अगुणित केंद्रक युक्त जीवद्रव्य होता है। सर्वप्रथम इसमें क्या होगा? एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होगा? फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और एक लार्ज सेल या एपिकल सेल का निर्माण होगा। जो यहाँ पर प्रोथेलियल सेल होगी वह कैसी होगी? छोटी होगी तथा लेंस के आकार की या लेंटिकुलर सेल होगी। और जो लार्ज सेल होगी इसमें वापस से विभाजन होता है, एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन फिर होगा, जिसके कारण क्या बनेगी? एक तो सेकंड प्रोथेलियल सेल बनेगी और एक एंथ्रीडियल सेल बनेगी। जो यहाँ पर सेकंड प्रोथेलियल सेल होगी यह भी आगे जाकर कोई विभाजन नहीं करेगी और एंथ्रीडियल सेल में वापस से विभाजन होता है, जिसके कारण क्या बनती है? एक तो जनरेटिव सेल बनती है और एक ट्यूब सेल बनती है। अब जो जनरेटिव सेल्स होती है यह आगे जाकर विभाजन करेगी, जबकि ट्यूब सेल में कोई विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। और यहाँ तक का जो ये डेवलपमेंट होता है ये किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। अब यहाँ से इसमें क्या होगा? परागण की प्रोसेस होगी। इस दौरान क्या होगा? जो लघु बीजाणु है वह मेल कौन से परागित हो जाएंगे और परागण किसकी उपस्थिति में होगा? वायु की उपस्थिति में होगा। और वायु के दौरान ये हवा में तैरते रहते हैं। और हमने यह भी पढ़ा था जब पाइनस में जो परागण की प्रोसेस होती है तो उस दौरान जो पाइनस के वनों का जो वातावरण है वह कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है, जिसे सल्फर की बौछार भी कहा था, क्योंकि पराग कणों का यहाँ पर कलर कैसा है? गोल्डन कलर या सुनहरा कलर या पीला कलर है। और मेल कोन के अंदर ये हजारों लाखों की संख्या में बनते हैं और परिपक्व होने के पश्चात या परागण के समय ये एक साथ मुक्त होते हैं, जिसके कारण जो पाइनस के वन है उनका वातावरण पीले रंग का या येलो कलर का हो जाता है और उसे सल्फर की बौछार भी कहा जाता है। जब ये वायु में उड़ रहे होंगे उस दौरान बीजांड की जो एक सेल होती है वह परिपक्व हो जाती है और इसी दौरान बीजांड के जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार वाला क्षेत्र होता है उससे क्या स्त्रवित की जाती है? पोलन ड्रॉप स्त्रवित की जाती हैं, जिससे परागकण या लघु बीजाणु आकर्षित होंगे और इस पोलन ड्रॉप से चिपक जाएंगे और फिर इस पोलन ड्रॉप को बीजांड के अंदर खींच लिया जाएगा, जिसके कारण जो परागकण या लघु बीजाणु है वह यहाँ पोलन चैम्बर में आ जाएंगे और आगे का विकास यहीं पर संपन्न होगा। मतलब 4 कोशिकीय अवस्था में परागण की प्रोसेस संपन्न होती है, जबकि जो साइकस था उसमें कितनी कोशिकीय अवस्था में संपन्न होती थी? केवल 3 कोशिकीय अवस्था में ही वह परागित हो जाता था। अब लघु बीजाणु कहाँ पर आ गया? पोलन चैम्बर या बीजांड के पोलन चैम्बर में आ गया। अब इस पोलन चैम्बर में आने के पश्चात क्या होता है? इसकी जो एक्जाइन है वह फट जाती है, जिसके कारण जो इंटाइन होती है वह पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आती है और इस पराग नलिका में ही ट्यूब सेल का जो केंद्रक होता है वह स्थानांतरित हो जाता है इसके शीर्ष सिरे पर। और प्रोथेलियल जो फर्स्ट सेल है या पीसी जो सेकंड सेल है यह भी धीरे धीरे यहाँ पर अपासित होती रहती है और इसी दौरान जनरेटिव सेल विभाजित होकर एक तो स्टाल्क सेल का एक बॉडी सेल का निर्माण करती है। स्टाल्क सेल में कोई विभाजन नहीं होगा और फाइनली यह अपासित हो जाएगी, जबकि जो बॉडी सेल होती है इसमें क्या होता है? विभाजन होता है, जिसके कारण 2 समान आकृति के अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है जो इस ट्यूब न्यूक्लियाई के पीछे पीछे गमन करते रहेंगे और इस ट्यूब न्यूक्लियाई
क्या करता है, ये दिशा निर्देश प्रदान करेगा किसको, परागनलिकाओं को, ताकि ये स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंच सके। और स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के पश्चात इसका जो अग्रशिरा होता है वह फट जाता है और ट्यूब न्यूक्लियाई अपाशित हो जाता है और दोनों में से एक मेल गैमेट स्त्रीधानी की एक सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण कर देता है। इस प्रकार इसमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में केवल मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम पूछा जाए 1 नंबर में, तो ये बनाना है आपको। यही क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, जो कहाँ पर दिखाई देता है, बीजांड के पोलन चैम्बर में दिखाई देता है। तो ये कर ली हमने मेल गैमेटोफाइट के विकास की बात। अब अगले लेक्चर के अंतर्गत हम फीमेल गैमेटोफाइट के विकास को देखेंगे। थैंक यू।